Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in this lecture, we will talk about the second paragraph of On Destroying Books. On Destroying Books is the fifth chapter in your textbook. Today, we will discuss the second paragraph. We will discuss vocabulary used in this paragraph. If there are any difficult words, any words that you do not know, that you already do not know. We will talk about the structure of the paragraph. We will talk about different linkers used by the writer to link this paragraph first with the earlier paragraph and then to link different sentences within the paragraph. We will talk about the technique of the writer, the technique he is using. First of all, if you have got your book at hand, open your book, open this chapter and go straight to the second paragraph and count the number of sentences. This counting of number of sentences will give you an idea how many sentences master writers use when they construct their paragraphs on different topics. Well, to me, there are again 9 or 10 sentences in this paragraph. And then look at the first sentence and see how this sentence has been connected to the paragraph which went before it. ठीक है, ये पहले सेंटेंस को देखें, फर्स्ट सेंटेंस को, एंड देन इस सेंटेंस को ऊपर वाले सेंटेंस के साथ किस तरह से लिंक किया गया. ये फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है और इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो क्या है कि बट, ये बट एज अ लिंकर अर्लियर थॉट, जो अर्लियर पैराग्राफ है उसके साथ इस पैराग्राफ को लिंक कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में द राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड हिज टॉपिक and now we know that he is going to talk about the destruction of books. कि बुक्स की डिस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है, किस तरह से उसने अपनी बुक्स डिस्ट्रॉय. अब इसका टॉपिक सेंटेंस देखें, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स. ये बट अर्लियर पैराग्राफ के साथ अगेन आई एम टेलिंग, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर टेक्स्ट बुक. आप इन चीज़ों को नोट करें कि राइटर कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं so that their whole writing looks a complete whole. कि मुकम्मल उस मिली जुली चीज़ होती है, मजबूत चीज़ होती है. अच्छा, बाकी आप इस सेंटेंस में देखते हैं सिंपल सेंटेंस. राइटर ने किस तरह सिंपल सेंटेंस यूज़ किया है, और सिंपल सेंटेंसेस का आपको अभी तक पता चल गया होगा कि ये सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं. सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है. और ये टू डिस्ट्रॉय बुक्स, ऑफ कोर्स मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस की बात कर रहा हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस का पता होना चाहिए. इस किस्म की फ्रेज़ को हम इन्फिनेटिव फ्रेज बोलते हैं. इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या काम करती हैं? वही काम करती हैं जो इन्फिनेटिव्स करते हैं. कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स इन्फिनेटिव शुरू में आता है, बाद में वर्ड्स का कोई कम्बिनेशन हो सकता है. जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं इन्फिनेटिव प्लस नाउन है. बहरहाल सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस आपको कंस्ट्रक्ट आने चाहिए, करने आने चाहिए. अच्छा, अब आगे वो अपने आर्ग्यूमेंट को, और इस किस्म की टेक्निक द वे ही इज़ टॉकिंग नाउ इज़ कॉल्ड अ नैरेटिव टेक्निक. ठीक है, जनरली हम जब कोई स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं तो हम इस किस्म की टेक्निक यूज़ करते हैं.
अब नेक्स्ट वो रीजन दे रहा है, फर्स्ट यू मेक अ पॉइंट एंड देन यू टेल व्हाई यू आर मेकिंग दैट पॉइंट, ठीक है। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, ठीक है, बड़ा फेमस किस्म की बात है कि बिल्लियां बड़ी मुश्किल से मरती हैं, बट दे सर्टनली डाई हार्ड एंड इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। अब आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस सारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। अगर आप इस पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ के इन दो सेंटेंसेस को, बाद में आने वाले सेंटेंसेस को भी आप अर्लियर पैराग्राफ के साथ पढ़ते हैं तो ये पैराग्राफ आपको रिलेटिवली लाइट लगेगा। और रिलेटिवली लाइट क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं एंड सेंटेंस इज राइटिंग simple compound sentences. I'm not saying simple in the simple sentences कि ये कंपाउंड सेंटेंसेज हैं एंड कंपाउंड सेंटेंसेज लिखने से एक लाइटनेस का, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेज जब राइटर लिख रहे होते हैं तो राइटिंग बड़ी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, उसको पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं, इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। अब ये स्कैफोल्ड वर्ड कैन बी difficult for you, but I don't think you are seeing this word for the first time. Scaffold a hanging place, जहाँ पे लोगों को लटकाया जाता है या जहाँ पे लोगों की गर्दनें वगैरह ज़िबा की जाती हैं, ठीक है। अब राइटर ने बड़ा क्लियर कर दिया है, फर्स्ट में उसने अपना एक अजम्पशन दिया है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि बुक्स को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। दूसरे में उसने वजह बताई है कि क्यों डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है इनको। अच्छा, अब वो अपनी ऑफ कोर्स स्टोरी सुनाएगा। दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोप। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो एक सिंपल सेंटेंस है, अगेन वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट कम्बिनेशन है, और लेकिन बाकी आप सेंटेंस की जो कोहरेंस देखते हैं तो क्या है कि इस सेंटेंस को लेंथी कैसे किया है राइटर ने। विद इन द शेडो ऑफ द रोप ये फ्रेज डाल के एक प्रपोजिशनल फ्रेज डाल दी, एंड बाकी सेंटेंस में वंस एडवर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट उसी तरह से सब्जेक्ट दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट एडवर्ब। ये इन एडवर्ब्स का यूज़ आप नोट किया करें कि इन एडवर्ब्स को राइटर किस तरह से यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करने से राइटिंग की अफेक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है। लाइक अगर आप यहाँ से वंस को निकाल दें, ऑलमोस्ट को निकाल दें एंड देन इस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको सेंटेंस थोड़ा बेजान लगेगा, थोड़ा एमी बेसुरा सा सेंटेंस लगेगा। बहरहाल सिंपल सेंटेंस ये आपको पता होना चाहिए, सेंटेंसेस आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस कर सकें, उन्हें देख सकें कि ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस रिलेटिवली लेंथी है। अब यहाँ पे शेडो ऑफ द रोप, ठीक है, वेरी क्लोज टू बी हैंग्ड, यानी फांसी के फंदे के करीब अगर हम अपनी लैंग्वेज में इसे कहें। विद इन द शेडो ऑफ द रोप इडियोमेटिकली यूज हुआ है। रोप वो रस्सा जो जिन लोगों को हैंग करना होता है उनके गले में लटकाया जाता है। अच्छा, अब ऑफ कोर्स द राइटर इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट इन अ एपिक वे कि किस तरह से बुक्स की डिस्ट्रक्शन इंसान को फांसी के फंदे के करीब ले जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड शेक्सपियर एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी and book of inferior minor verse gradually accumulated there until at last I was faced with the alternative of either evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself। अब सेंटेंस को अगर आप देखते हैं काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, बट डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है कि इसमें यूज़ होने वाली क्लॉजेज
कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज है, एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज दे आर वेरी मच लाइक सिंपल सेंटेंसेज। एक मरतबा आप बाउंड्रीज डिमार्क कर लें कि यहाँ से ये क्लॉज शुरू हो रही है, यहाँ पे ये क्लॉज ख़त्म हो रही है, तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एज शेक्सपियर वुड से, ठीक है, ये भी कोई इसको इतना मुश्किल नहीं है समझना, उसको उसने वैसे ही ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा है, हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी। अब ये हेवन किसिंग, इस किस्म की लैंग्वेज शेक्सपियर में हाइपरबोलिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मिलती थी, तो राइटर इज ट्राइंग टू मेक अ सॉर्ट ऑफ फन ऑफ शेक्सपियर के वो ऑर्डिनरी बातें भी बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल में कहता था। कि क्या है, अगर आप जो है देखें कि आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड हेवन किसिंग फ्लैट, सिंपल सेंटेंस, इन चेल्सी, यहाँ तक एक क्लास, एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्ड्स ग्रेजुअली अकोमोलेटेड देयर, एंड देन ये एक दूसरी क्लॉज है जिसे आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, अनटिल से शुरू है, अनटिल एट लास्ट आई वाज फेस्ड विद द अल्टरनेटिव ऑफ आइदर अविक्टिंग द बुक्स और एल्स लीविंग दैम इन सोल अनडिस्टर्ब। ओके, बट एवर ये सेंटेंस को इसको समझना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइटर की कंस्ट्रक्शंस देखें कि किस तरह से सेंटेंस का फ्लो आपको नज़र आता है। और इसमें अगर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव क्या मुतबादल होता है, अनडिस्टर्ब जिसे डिस्टर्ब ना किया जाए, और ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज़, ये पास्ट पार्टिसिपल जो एज एन एडजेक्टिव आप यूज़ करते हैं। सोल क्या होता है, तन्हा, अलोन, बाकी कुछ भी नहीं है इस सेंटेंस में मुश्किल। और जो चीज़ आपने नोट करनी है वो आइदर और का यूज़ है, आइदर और, यहाँ पे आइदर और एल्स, ठीक है, किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। बाकी इन चार सेंटेंसेस में अगर आप देखते हैं तो आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं मिलता, बट व्हाट यू आर टू नोट, आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखना है और आपने देखना है कि वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं विच मास्टर राइटर्स यूज़ टू कम्युनिकेट व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट। आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप इंग्लिश को जब पढ़ रहे हैं एट इंटरमीडिएट लेवल आप इसे नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज के साथ साथ इस लैंग्वेज को, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाली लैंग्वेज, आप इसको जस्ट इस लैंग्वेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं पढ़ते, आप वोकेबलरी को नहीं पढ़ते, आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जस्ट पढ़ते और समझते नहीं हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं इन योर ओन कम्युनिकेशन, और आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट योर करियर। इसलिए अपनी टेक्स्ट बुक पे आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि बहुत क्लोजली आपको देखना चाहिए कि राइटर किस तरह से सेंटेंस शुरू करता है। अब पंक्चुएशन आप फर्स्ट ईयर में करके आए हैं, इसलिए पंक्चुएशन शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट इवन देन आपको देखना चाहिए कि हाउ डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट राइटर्स, और उनके क्या फंक्शंस हैं उनको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स के, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्ड्स को राइटर किस तरह से यूज़ करते हैं, और ये पार्टिसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब्स को देखें, ये ग्रेजुअली, जैसे कि इन वर्ड्स का क्या फंक्शन होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप इस पोजीशन में हों कि एक सेंटेंस को इन सब चीज़ों की रोशनी में आप डिस्क्राइब कर सकें। लाइक छोटी सी, मैं ऊपर फर्स्ट सेंटेंस को देखें, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो बट ऑफ कोर्स ये कंजंक्शन है, पिछले सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है, हाँ? और इट इज़ नॉट ऑलवेज, अब इट को आप प्रोनाउन बोलते हैं, इज़ वर्ब है, और वर्ब जब भी आप स्टडी करें आप देखें कि ये स्टेट वर्ब है या ये एक्शन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इज़ एम आर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं, मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं। जब आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो आप ऑफ कोर्स अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कब ये इज़ एम आर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक मरतबा आप इस किस्म की चीज़ों के पीछे जाना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है
उसी किस्म का टेक्स्ट क्रिएट करना। नॉट ऑलवेज ऑलवेज एडवर्ब है ग्रामेटिकली, और इजी एडजेक्टिव। अब ये टू डिस्ट्रॉय, टू वैसे प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव टू डिस्ट्रॉय इसे एक पूरे उसके तौर पे लें, बुक्स नाउन। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस में जो वर्ड क्लासेस हैं उनको डिस्क्राइब करें और देखें कि ये पर्टिकुलर वर्ड क्लास क्यों यूज़ होती है, राइटर इसको क्यों यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्यों यूज़ होती है, ठीक है। और उसकी बजाय कोई और स्ट्रक्चर, जैसे जो मे यूज़ किया राइटर ने, वाई ही हैज़ यूज्ड मे हैव, हाँ, कहाँ पे आपने यूज़ करना है। तो ये दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, स्पेशली व्हेन यू आर एन इंटरमीडिएट student, because from here you go to advanced level, and when you go to advanced level, if you are weak, if you are not master of this skill at before moving to your next level, आपको वहाँ पे मुश्किल लगता है। and then this English thing is very expensive, very much expensive। तो अब इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है, आप इंटरव्यू के लिए कहीं पे तैयार करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट देते हैं, वहाँ पे आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। एंड देन आप अगर अपने करियर में लाइक यू वांट टू टेक सम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पे आपको बड़ा परेशान करती है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे इसको इस तरह से सीखें कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, आप में ये कैपेबिलिटी पैदा हो जाए that you can understand someone completely and without any difficulty if someone is speaking English. And similarly, if you get some written text in English, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस रिटन टेक्स्ट को समझ सकें। अब रिटन टेक्स्ट की कंप्रीहेंशन में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? वोकैबुलरी हो सकती है, ठीक है। अब वोकेबलरी का मसला इस तरह से हल होता है कि अगर आप अपनी इवन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में जो वर्ड्स हैं, ज़्यादातर वर्ड्स उनको वो आपको आते हैं, उनके मीनिंग्स आपको आते हैं, डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग आपको आते हैं। तो ये 3000 के करीब मेरा ख्याल में लॉन्ग मैन वालों के, जो लॉन्ग मैन का अजम्पशन है कि ये इतने वर्ड्स की वोकेबलरी अगर बंदे के पास हो 3000 वर्ड्स की, तो वो कहते हैं कि वो 80% ऑफ रिटन एंड प्रिंटेड इंग्लिश, अब रिटन प्रिंटेड इंग्लिश को समझ सकता है जो जिसके पास ये 3000 वर्ड्स की वोकेबलरी होती है, उसे 3000 वर्ड्स का उनका पता होता है। 80%, 86% और मोर। और यहाँ तक अगर आप समझने लग जाएं, आप 80% से ऊपर स्कोर करें, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रख के आपने अपनी टेक्स्ट पे बहुत क्लोज काम करना है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है, और आप इसको समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। दूसरा प्रॉब्लम वोकेबलरी के बाद जो है वो क्या आता है कि समटाइम्स यू हैव लॉन्ग सेंटेंसेस, वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, एंड व्हेन यू सी अ लॉन्ग सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर बॉगल्ड, यू आर बैफल्ड, आप हैरान कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इतना लंबा सेंटेंस नहीं। आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को क्लॉजेस में ब्रेक कर लेना है, तो बड़ा आसान मसला हो जाएगा। अब क्लॉज को भी अगर आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ब्रेक कर लेते हैं, देन और ज़्यादा आसान मसला हो जाता है। अब जब आप राइटिंग की तरफ जाएंगे, ऑफ कोर्स आप इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, आप देखेंगे कि किस किस्म की क्लॉजेज हैं, किस किस्म का सेंटेंस आप स्टडी कर रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज किस तरह से उनमें कम्बिनेशन है। एंड फिर अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को देख रहे हैं, तो देखें कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए ज्वाइन हो रही हैं या किस तरह से। इसी तरह से आप डिपेंडेंट क्लॉजेज को देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज के पीछे जाएं, जैसे ये अनटिल, एट लास्ट, इस किस्म की क्लास को हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज कौन सी होती है? जो एडवर्ब की तरह से फंक्शन करती है। नॉन क्लॉज कौन सी होती है? जो नॉन की तरह से फंक्शन करती है। एंड एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी होती है? जो एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर हैं या आप इनको क्लियर कर लेते हैं, तो टेक्स्ट को समझना इतना बड़ा इशू नहीं रह जाता। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं और उन पे भी बात करते हैं, और उन सेंटेंसेस को इन सेंटेंसेस के साथ लिंक करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 9 और 10 सेंटेंसेस के पैराग्राफ राइटर लिख रहा है इस आर्टिकल में, और मैंने वेरी बिगिनिंग बता दिया था कि किस तरह से उसने अपने पूरे टॉपिक को
6 पैराग्राफ में ब्रेक किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो है एंड देन जो है वो बॉडी ऑफ द आर्ग्यूमेंट 4 पैराग्राफ में एंड फिफ्थ पैराग्राफ 6th पैराग्राफ इज कंक्लूजन। बहरहाल हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। अस्सलाम। Now, no one could have bought these books. सिंपल सेंटेंस, कोई मसला नहीं है समझने में आपको। नाउ इसका क्या काम है? I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस है और कंजंक्शन यूज हुआ है। अब ये वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है। वाइप देम ऑफ सफाया कर देना, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना। हाँ, बट हाउ क्वेश्चन है। इस किस्म के क्वेश्चंस को जिनका आंसर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रीडर्स हो, उनको हम रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चंस। तो ये एक किस्म का क्वेश्चन है, राइटर खुद ही इसका आंसर कर। देयर वर स्कोर्स ऑफ देम। क्या प्रॉब्लम था? बहुत ज़्यादा थी, दर्जनों थी, बीसियों थी, स्कोर्स बीसियों। सिंपल सेंटेंसेस, नो डिफिकल्टी एट ऑल टू अंडरस्टैंड। आई हैड नो किचन रेंज, किचन रेंज नहीं थी मेरे पास। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम, ये टोस्ट ज़्यादातर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देखें कैसे हुआ। ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम क्या होता है? खर्च वगैरह कर देना। देम लीव बाय लीव इन माई स्मॉल स्टडी। फायर। तो इस सेंटेंस को भी ज़रा देखें, थोड़ा लेंथी है बट इट इज़ वेरी इजी टू रीड दिस सेंटेंस, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस टू try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. ठीक है। फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऑफ कोर्स ये क्लास आगे कोऑर्डिनेटिंग क्लास है, और ये एज एंड एज का मैंने आपसे कहा है कि इसको बड़ा अच्छी तरह से देखना है कि ये एज और एज कैसे यूज़ करते हैं कंपैरिजन्स के लिए। हाँ, अब बर्निंग ऑफ बुक्स को कंपेयर किया है टू बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, यानी किताब को भी खोले बगैर नहीं आप जला सकते, जिस तरह से आप पत्थर के टुकड़े को नहीं जला सकते। इट इज़ वेरी हार्ड। असल में वो उनकी बाइंडिंग वगैरह बड़ी सख्त किस्म की होती है और दे डू नॉट कैच फायर ईजीली। आप जला नहीं सकते, आपको खोल के उनको जलाना पड़ता है। और फिर ज़्यादा ये होता है कि इफ़ यू वांट टू बर्न देम, आपको उनके एक एक पेज करके जलाना पड़ता है, अदरवाइज़ इनको जलाना नामुमकिन होता है। तो इन सेंटेंसेस को पिछले सेंटेंसेस के साथ लिंक करें, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मसला नहीं है कुछ भी समझने के लिए। और अगर आप इस किस्म की लैंग्वेज लिखते हैं जहाँ पे आपके रीडर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे वोकेबलरी देखना चाहें तो वोकेबलरी में क्या मुश्किल हो सकता है? वाइप समथिंग ऑफ, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। हाँ, और ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली। अब ये ऑल टुगेदर बहरहाल बाद में देखते हैं हम इसको। स्कोर्स बीसियों होता है। आई डोंट थिंक कि कोई भी वर्ड मुश्किल है आपके लिए उसको समझना, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नो वन कुड हैव बॉट, अब ये नो वन यूज़ करने की वजह से इस सेंटेंस को नेगेटिव नहीं करना पड़ा। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है कि आप सेंटेंसेस में नेगेटिव इस तरह से इस्तेमाल ना करें बल्कि कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर लें। अब ये देयरफॉर का यूज़ क्यों राइटर ने पिछले सेंटेंस के साथ लिंक करने के लिए लिया इसे? हाँ, मुख्तलिफ कंजंक्शन, ये ऑल टुगेदर वर्ड का यूज़ ना भी करता राइटर, लेकिन वो कंप्लीट का मीनिंग देने के लिए ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है राइटिंग। बट हाँ, ये रेटोरिकल क्वेश्चन क्या फंक्शन है, इस तरह की चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। देवर स्कोर्स ऑफ देम, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, देखें किस तरह से फ्लुएंटली। अब यहाँ पे सेकंड, अब मैं एक मतलब फिर कह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ को फर्स्ट पैराग्राफ के साथ कंपेयर करें और वहाँ पे जो थॉट का फ्लो है, यहाँ पे थॉट का फ्लो है, दोनों को कंपेयर करें।
ऑफ कोर्स वहाँ पे राइटर डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहा है। अब जब राइटर का नरेटिव स्टाइल चेंज होता है तो राइटिंग का फ्लो भी इफ़ेक्ट होता है, उस पर असर पड़ता है। तो क्या असर पड़ रहा है इस पर, ठीक है। बाकी इन्फिनेटिव फ्रेजेस वगैरह ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, इनका आप ध्यान में रखें कि ये इन्फिनेटिव फ्रेजेस किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई हैं, आप किस तरह से इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं और इस पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। So, in the end, I determined to do to them what so many people do to the kittens, tie them up and consign them to the river. I improvised a sack, stuffed the books into it, and put it over my shoulder and went down the stairs into the darkness. तो ये दो सेंटेंसेस देखें, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं ऑफ दिस पैराग्राफ। अब सो का यूज़ नोट करना है और इन द एंड प्रपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस को शुरू किया है। आई डिटर्मिन्ड टू डू टू दैम व्हाट सो मेनी पीपल डू टू द किटन्स, ठीक है। tie them up and consign them to the river. Very easy to understand these sentences. क्या फैसला किया उसने कि उनको बांध लेगा और उनको दरिया में फेंक देगा, जो बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं, बोरी में डाल के उनको कहीं पे छोड़ आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इम्प्रोवाइज्ड प्रिपेयर्ड, हाँ, आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, stuffed the books into it, put it over my shoulder and went down the stairs into the darkness. अब इस सेंटेंस में जो टेक्निक, जिस टेक्निक को आपने नोट करना है वो है कि ये वर्ब्स को आप कंपाउंड कैसे करते हैं। ये कंपाउंडिंग द वर्ब, जैसे stuffed the books into it, improvised, stuffed, put, went down, तो ये डिफरेंट वर्ब्स हैं और इन वर्ब्स को एक ही सेंटेंस में राइटर ने किस तरह से यूज़ किया। दिस टेक्निक इज़ आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। इससे क्या होता है कि आपकी नैरेटिव की पेस बढ़ जाती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है जी। अब ये स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस, ये डार्कनेस वर्ड का यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटाफोरिकल होता है। डार्कनेस क्या होता है, जहाँ जिसके रिजल्ट्स का एंड रिजल्ट्स का आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आप यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ द अपकमिंग सिचुएशन। बहरहाल इस पैराग्राफ को आप देखते हैं, पैराग्राफ में कुछ मुश्किल नहीं है, वेरी इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन राइटर किस तरह से ह्यूमरसली दिस इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, दिस इज समथिंग यू आर टू नोट, आपने इस चीज़ को नोट करना है। और ये बुक्स का अकामुलेट हो जाना, especially if you are living in a small house in some big city where you cannot afford lodging because fares are very high, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, सीरियस प्रॉब्लम होता है। और इन बुक्स के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए और राइटर ने इनसे किस तरह से निजात हासिल करने का क्या तरीका ढूंढा, ये इस पूरे पैराग्राफ में आपको नजर आता है। बाकी रह जाता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड देन डिफरेंट लिंकर, जैसे सो इन द एंड, इसको कैसे यूज़ किया है। और फिर उसके बाद ये सेमीकोलन के बाद, किटन्स के बाद टाई देम अप एंड कंसाइन देम टू द रिवर। अब यहाँ पे भी वर्ब की कंपाउंडिंग, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए कि वर्ब्स, डिफरेंट वर्ब्स को हम कंपाउंड कैसे करते हैं। एंड लास्ट सेंटेंस में ये 3-4 वर्ब्स को राइटर ने कंपाउंड किया है, ये भी नोट करने वाली चीज़ है। बाकी फ्रेजेस के बारे में आपको पता चल गया है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट होती हैं, ठीक है। एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहरहाल आपने इस सारे पैसेज को देखा, इस पैराग्राफ को देखा और इस पैराग्राफ में 9 और 10 सेंटेंसेस को राइटर ने किस तरह से अरेंज किया, आपने इनको अच्छी तरह से एनालाइज किया। आप अपने टेक्स्ट को इतनी ही अच्छी तरह से एनालाइज करते रहें और जब आप इस किस्म के एनालिसिस में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होंगे,
वोकेबलरी का प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। और आई डोंट बिलीव इफ़ यू हैव बीन डूइंग सो इन योर फर्स्ट ईयर एंड यू डू सो इन योर सेकेंड ईयर, वोकेबलरी 3000 वर्ड्स की वोकेबलरी आपके पास नहीं आती। और वो 3000 वर्ड्स वही होंगे जो लॉन्ग मैन वालों ने जमा किए कि ये 3000 वर्ड्स अगर आपको आते हैं, आप इन 3000 वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, तो आप 86% ऑफ इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। यानी आप 86% या उससे ज़्यादा इंग्लिश में कामयाब हो सकते हैं। और ये 86% बहुत बड़ा मार्जिन है अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं। Inshallah, in our next video lecture, in our next lecture, we will be talking about the next paragraph of this lesson. Because when you are talking these paragraphs with all these details, आप टाइम ज़्यादा लगता है। अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि उन्होंने अपने टेक्स्ट को किस तरह से ट्रीट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।